गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 के अंतर्गत सर्वनाम का अध्ययन करेंगे, पाठ 9। तो यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। रमा की माँ को पत्र में रमा की पढ़ाई के विषय में लिख रही है। उपयुक्त वाक्य में रमा शब्द संज्ञा है, परंतु रमा का प्रयोग बार बार किया गया है, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, साथ ही बोलने में भी अटपटा लगता है। एक ही शब्द को दोहराने के बजाय हम उसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, रमा अपनी माँ को अपनी पढ़ाई के विषय में लिख रही है। तो भाषा में सर्वनाम शब्द की विशेष उपयोगिता है। जैसा कि आपने देखा कि एक ही संज्ञा शब्द को दोहराना अटपटा लगता है तथा सुनने में अच्छा नहीं लगता। अतः एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने के बाद उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम लोग उदाहरण में देखिए, रमा अपनी माँ को अपनी पढ़ाई के विषय में लिख रही है। तो यहाँ पर जो अपनी 2 बार आया है, दोनों बार रमा के लिए आया है। तो अपनी जो है वो सर्वनाम है, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम लोग सर्वनाम के भेद के बारे में समझेंगे। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। तो मैं यानी कि कहने वाला, तुम सुनने वाला, वह अन्य के बारे में बात हो रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं व्यायाम कर रही हूँ, तो यहाँ मैं क्या है, बोलने वाला है, इसलिए मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम कल घूमने जाएंगे, तो यहाँ जो बोलने वाला है वो अपने लिए हम जो है सर्वनाम का प्रयोग किया है, ये इसलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग माने सुनने वाले के लिए किया जा रहा है उसे ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम गुजरात से कब लौटे, तो यहाँ सुनने वाले के लिए तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। आप कल हमारे घर आइए, तो यहाँ पर आप जो सर्वनाम है वो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। तो वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि गलती करने पर उसे अवश्य सजा मिलेगी, तो यहाँ उसे न कहने वाला है न ही सुनने वाला है, इसलिए उसे जो सर्वनाम है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उन्होंने राधिका को क्यों नहीं बुलाया, तो यहाँ पर उन्होंने जो सर्वनाम है वो न बोलने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है और न ही सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों इसके बाद हम लोग समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? तो जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिससे निश्चितता का बोध हो, वह नया घर मेरा है, तो वह यहाँ पर जिस घर के बारे में इंडिकेट किया जा रहा है उससे एक निश्चित घर का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसे नहीं उसे यहाँ बैठाओ, तो यहाँ इसे से भी किसी निश्चित बच्चे का बोध हो रहा है, उसे से भी किसी निश्चित बच्चे का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसे और उसे दोनों जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। माने जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध न हो उससे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध न कराए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है ये आपको निश्चित नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर जो कोई जो है वो आपका क्या है, कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसे किसी को भी बुला लाओ, तो किसी को माने ये निश्चित नहीं है कि किससे बुलाना है, इसलिए यहाँ पर किसी जो वर्ड है वो आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे
संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जितना पढ़ोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। तो यहाँ जितना और उतना माने जितना पढ़ोगे उसका संबंध जो है अच्छे परिणाम से कौन बता रहा है, उतना बता रहा है। तो जितना और उतना जो है आपस में क्या है, संबंध है को बता रहा है। माने जितना पढ़ोगे उतना अच्छा परिणाम होगा, यानी कि अच्छा परिणाम का संबंध कौन बता रहा है, जितना। माने जितना पढ़ोगे यहाँ जितना इतना जो है संबंधवाचक सर्वनाम। किसने गलती की उसे सजा मिलेगी। तो जिसने गलती की उसे सजा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। तो जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। तो यहाँ पर जिसने और उसे ये दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, यानी कि जो गलती करेगा उसे ही सजा मिलेगी। तो इस संबंध को कौन बता रहा है, जिसने और उसने, है ना। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। तो यहाँ जिसने और उसे के बीच में एक संबंध है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है बच्चों, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम्हें बाजार से कौन मिला था, तुम्हें बाजार में कौन मिला था। यहाँ पर कौन से प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यहाँ पर कौन से प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। तो निज अर्थात अपना, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम खुद उठकर पानी ले आओ। तो यहाँ पर खुद अपने बारे में बोध किया जा रहा है। जिस सर्वनाम शब्द से अपने बारे में बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ खुद जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। तुम जो है सुनने वाले के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए तुम तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में हो गया। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो स्वयं से निज का बोध हो रहा है, अपने का बोध हो रहा है, इसलिए भी निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आज हमने सर्वनाम के बारे में समझा और आशा है आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे घर में अपने पाठ्यपुस्तक को पढ़ें और अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करें। कल किसी और लेसन के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।